धीर पुरुष समस्त संसार को परमात्मा के ही स्वरूप समझकर उनके अनेक नाम रखकर जिस एक तत्व का ही चिंतन और उच्चारण करते हैं और अभिवंदन करते हैं, ऐसे उन ज्ञानी पुरुष के द्वारा इस प्रकार जाना जाता है कि यह अविद्या रूपी अंधकार से परे आदित्य के समान स्वप्रकाश इस महान पुरुष को मैं अपने आत्मा रूप से जानता हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमस अस्तु पारे सर्वाणि भूतानि विचिनत्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को योगेश्वर कहना चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वेलकम टू यू योगेश्वर कहना चैनल। भाइयों, यह संसार जो दृश्यमान है उसे विद्वानों ने माना है कि यह पंच महाभूतों का ही प्रकट स्वरूप और उसके गुण से गुणित है, और इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अपनी सरल भाषा में व्यक्त किए हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। भाइयों, तो यह शरीर की रचना में इन पांचों तत्वों का निरूपण है। इसी प्रकार वायु संसार जो दृश्यमान है उसमें भी हमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश देखने को मिलता है। इसी के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और जो बातें ज्ञात है सभी जानते हैं, उन्हें तो स्वल्प में बताते हैं, लेकिन आकाश तत्व के बारे में बहुत कुछ हमें जानना है। उसकी विवेचना हम इस लेक्चर से आपको सुना रहे हैं, अतः ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, अब हम सबसे पहले पृथ्वी तत्व के बारे में विचार करते हैं। पृथ्वी यानी वह ठोस पदार्थ जिसे हम माप सकते हैं, जो आकार ग्रहण करता है और हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं। यह पृथ्वी तत्व जो है उसका सूक्ष्म स्वरूप गंध है, और यह गंध इसकी सूक्ष्मता के कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जल तत्व। जल क्या है? जल द्रव रूप है, लेकिन कोई भी वह तत्व जो पृथ्वी पर ठोस रूप में है, वह अपने रूप को द्रव रूप में सामान्य अवस्था में तो नहीं, लेकिन तापक्रम के बढ़ जाने पर वह द्रवीभूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पांच तत्वों की जो चर्चा की जा रही है उसमें जल तत्व, सिर्फ जल के ही विषय में बातें की जा रही है। क्यों? कि जल उसका सूक्ष्म स्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, और जो जल जीवन के लिए उपयोगी है। अतः जल तत्व को आप इस तरह से ही जानें। जल तत्व पृथ्वी तत्व की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। अब जल तत्व के बाद उसके सूक्ष्म होने पर वह अग्नि तत्व में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल तत्व में है, और यह ऑक्सीजन जो है वही अग्नि तत्व है। इसे विज्ञान स्वीकार कर चुके हैं। क्यों? कि हाइड्रोजन गैस जो है उसमें जो ऊर्जा है वही ऊर्जा अग्नि तत्व है, और आप जानते हैं इस हाइड्रोजन जो ऊर्जा का भंडार है वह हमें सूर्य में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अतः अग्नि तत्व को आप इस तरह से समझें कि यह एक
सूक्ष्म तत्व है जो ऊर्जा के रूप में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा कई प्रकार के रेज हैं, इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। और हमारे शरीर के लिए जो विटामिन D3 हमारे शरीर में बनते हैं वह इसी अग्नि तत्व का मुख्य कारण है जो हमें सूर्य से मिलता है। भाइयों, यही अग्नि तत्व की सूक्ष्मता से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है। आप जब किसी केतली में पानी को गर्म करते हैं तो तापक्रम बढ़ने से उस पानी के तली में बुलबुले उत्पन्न होते हैं। वह पानी वायु के रूप में उत्पन्न होता है। अतः यह अग्नि तत्व के द्वारा परिवर्तित जो तत्व है वह वायु तत्व है। वायु तत्व आकाश में व्याप्त है और इसकी उपस्थिति हम सभी स्पर्श से अनुभव करते हैं। इसकी सूक्ष्मता स्पर्श तन्मात्रा है जो हमारे शरीर में चमड़े इसके लिए आवश्यक हैं। तो यह वायु तत्व आप इस तरह से समझ गए होंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि ये आकाश तत्व क्या है और इसका क्या कारण है। देखिए, उपरोक्त जिन 4 तत्वों की विवेचना आपने संक्षिप्त रूप से सुनी है, तो आकाश तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण कुछ कठिनाइयां समझने में हो सकती है, लेकिन व्यवहार काल में यह सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए आसानी से इसे आप समझेंगे कि आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वह जो स्थान जिसको वह वस्तु ने घेर रखा था वह तो जगह खाली हो गई। उस खाली जगह में जो आयतन उसका था उसमें जो विद्यमान आयतन है अदृश्य है, वह आयतन ही वास्तव में आकाश है। इस आकाश में ठोस द्रव गैस सभी वस्तुएं भरी हुई है। कहाँ तक कहूं, करोड़ों अरबों ये सौरमंडल आकाश गंगाएं हैं इसमें, फिर भी यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ तक है और क्या है। तो यह अज्ञात विषय के बारे में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत वेद एक ऐसा पौराणिक ग्रंथ है जो विज्ञान और तथ्यों पर आधारित है, जिसे उन्होंने जाना और आज के वैज्ञानिक अपने शोध से पाते हैं कि बहुत हद तक उनका कहना सही है। मान लीजिए कि पहले ऐसा जाना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के सिद्धांत के अनुसार जब तक आप किसी बिंदु पर किसी वस्तु को अस्थिर नहीं करेंगे तो दूसरे वस्तु में होने वाले परिवर्तन या उसे गतिशीलता का बोध आपको नहीं हो सकता है। अगर दो वस्तुएं समान चाल से चले तो वह दोनों कांस्टेंट ही होगा एक दूसरे के प्रति। यही बात है कि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को ही अस्थिर रखा गया
और सारे ग्रहों को गतिशील मानकर उनका गुणनांक किया जाता था। अब आइए आकाश तत्व की। आकाश तत्व अंतरिक्ष का वाचक है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह कई सतहों में है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर तत्व सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए उनका स्वरूप बदलता है। अब आइए वायु तत्व। वायु तत्व तापक्रम के कारण अपने स्वरूप को बदलकर आकाश तत्व में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे पृथ्वी के 10 किलोमीटर के बाद फिर आगे का वातावरण, उसके बाद का वायुमंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर से लेकर के एक्सोस्फेयर जो है वायुमंडल में वैज्ञानिकों के मुताबिक, उसके आगे जो है सो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कम हो जाने के कारण वह वायु तत्व में जो हल्कापन का जो तत्व है वह अति सूक्ष्म होने लगते हैं और वे हल्के वायु ऊपर की ओर वाले भाग में हैं और सौरमंडल के बाहर जो आकाश है उन्हें हम अंतरिक्ष कहते हैं। इसी अंतरिक्ष में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। भाइयों, आकाश को हमारे शास्त्रों में भूमा कहते हैं, विभु भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम अनंत भी है। तो यह अंत रहित जो आकाश है वह अति सूक्ष्म है। इसी की सूक्ष्मता के कारण बस अति सूक्ष्म कण जो अभी तक विज्ञान में उपलब्ध हुए हैं वे हैं कई ऐसे किरण, जैसे एक्स किरण, गामा किरण, लेसर किरण और इससे भी अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्या है? जैसे एक सामान्य प्रकाश जब गमन करती है तो उसमें उस प्रकाश जो है उसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो सभी फोटॉन्स एक दूसरे से लगातार एक दूसरे से जुड़ते हुए छोटे छोटे कणों का एक रे बनता है। तो ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कण से जो उत्पन्न हुआ वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस वेव में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे भी सूक्ष्म जो कण उनके होते हैं उनको भी वह जगह देती है और वह आकाश मीडियम उन्हें गमन करने का एक मीडिया बनाता है। इसका मतलब है कि जो जितना सूक्ष्म होगा उसी में ना आप आसानी से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं। जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी तालाब में चलेंगे तो वहां उसका घनत्व ज्यादा है तो आपको चलने में कठिनाई होगी। लेकिन फिर जितना जगह आपको चलने में उसका घनत्व कम होगा, आपके बॉडी के वनस्पति वह माध्यम जो है जिसमें आप गमन करेंगे वह जितना
उसका कम होगा घनत्व, उतने सरलता से आप चल सकते हैं। यह थ्योरी जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित है। भाइयों, इससे समझ जाइए कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी वह गमन करती है, तो इसका मतलब है कि उससे भी वह सूक्ष्म है। तभी तो इतने तेज से प्रकाश की गति से अधिक तेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आकाश तत्व के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैसे हमारे शास्त्रों में ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग संध्या वंदन करते समय ऋग्वेद के कुछ ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं नित्य। यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च अंतरिक्षमथो स्वः। ये अंतरिक्ष, पृथ्वी और ये जितना कुछ आपके सामने उपलब्ध है वह उपलब्ध ही है। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। यह आकाश तत्व अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। यह सत्य है। विज्ञान भी मानते हैं कि आप किसी एटम को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो ट्रांसफर हो जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो भाइयों, यह जो आकाश तत्व के बारे में आपको जो बातें मैंने सुनाई है, तो इससे लाभ यही है कि हम अपने शरीर में विद्यमान पांचों जो यह तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व को बैलेंस रखेंगे। किसी तत्व में अधिकता और किसी में न्यूनता होने से हम बीमार पड़ते हैं। तो यहां इस ज्ञान को प्राप्त कर आप अपने पांचों तत्वों को संतुलन में रखने के लिए जो साधन है, जो उपाय है, उस उपाय को ढूंढकर अपनाएंगे तो आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, अधिक प्रसन्न रहेंगे। और आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता छुपी हुई है। आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, तो यह समाज प्रसन्न है, स्वाभाविक हम भी प्रसन्न रहेंगे। भाइयों, तो अगले कार्यक्रम में, अगले प्रवचन में मैं बहुत सारे ऐसे जो विषय हैं, जो जानने योग्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो विद्यार्थी हैं, या जो स्पिरिचुअल साइंस के विषय को जानने को उत्सुक रहते हैं, तो उन्हें हम फिर सुनाएंगे अगले प्रवचन में कि यह प्राण अपान व्यान उदान समान जो हमारे शरीर में वायु है, और ये पांचों वायु स्वरूप जो इस हमारे शरीर की संरचना में जो आकाश तत्व है वह कहाँ स्थित है, और उसका उपयोग कर हम अपने जीवन में कैसे आनंद को प्राप्त करेंगे, कैसे हम सफल जीवन को प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से मैं बहुत हर्षित हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप पुनः हमसे जुड़कर ऐसे ही प्रोग्राम में साझा आप करेंगे।
धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरिओम हरि। जय भारत, जय योगेश्वर, जय जनता, जय जनार्दन।